नमस्कार दोस्तों। साथियों, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और उसमें हमने अभी तक जो भाग 3 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। साथियों, इसमें हम अभी तक जो 6 मौलिक अधिकार हैं उन पर हम बात कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उस पर हमने बात की थी और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस प्रकार मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया था। साथियों, हमने बताया था लास्ट क्लास में कि एक मूल संविधान में हमारे पास एक मौलिक अधिकार था, आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति का अधिकार। लेकिन अभी वर्तमान में उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और वो एक लीगल राइट बना दिया गया है। जब भारतीय संविधान में 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, उस समय उसको फंडामेंटल राइट की सूची से हटा दिया गया, भाग 3 से उसको हटा दिया गया। अब उसके पीछे हटाने का क्या रीज़न है, इन सभी पहलुओं पर आज हम बात करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संपत्ति का जो अधिकार है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार दिया गया था मूल संविधान में, उसको बाद में संसद ने मौलिक अधिकारों की सूची से क्यों हटाया, इसके पीछे का क्या इतिहास रहा है, ये अपने आप में समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमें लगता है जो भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी पहलुओं को हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 के तहत जो मूल संविधान में दिया गया अधिकार था, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति के अधिकार को जो हटाया गया, इसके पीछे काफ़ी लंबी कहानी है। ये इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसको समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम बात करेंगे संपत्ति के अधिकार की, तो ये हमारी एक मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल था। मतलब संपत्ति रखने का जो अधिकार था हमारे पास, वो एक मौलिक अधिकार था। जैसे कि बाकी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, उसी प्रकार संपत्ति का अधिकार भी हमारे पास एक मौलिक अधिकार था। लेकिन इसको बाद में संसद ने हटा दिया। क्यों हटाया, इसके पीछे का रीज़न क्या है, उन सभी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से संसद ने कार्य किया। देखिए, इसमें क्या है कि आर्टिकल 31 में सीधा सीधा लिखा था कि संपत्ति रखने का अधिकार जो होगा वह एक मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, लेकिन इसमें विवाद वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसमें विवाद हुआ। देखिए, इसके पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1951 में। जब संविधान हमारा लागू हुआ 1950 में, उसके अगले ही वर्ष 1951 में भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, सबसे पहला अमेंडमेंट किया गया। और इस अमेंडमेंट के तहत क्या चीज़ें की गई, देखिए इसमें क्या किया गया। सबसे पहली चीज़, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या हुआ इसमें कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन इसके तहत एक और सूची जोड़ दी गई और वो थी आपकी 9वीं अनुसूची। ठीक है, दूसरा इसमें संशोधन में क्या हुआ, इसमें दूसरा कार्य हुआ कि आर्टिकल 31 में पहला क्लॉज जोड़ा गया। पहला क्लॉज क्या कहता है, आर्टिकल 31 एक, इसमें क्या कहा गया, देखिए इसमें कहा गया, अनुच्छेद 31 के सेक्शन 1 में बोला गया कि संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार तो होगा, ठीक है, जो कि हमें आर्टिकल 31 के तहत दिया गया है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें जोड़ दी गई। अब इसमें शर्त क्या थी, आर्टिकल 31 के सेक्शन 1 में वो शर्त ये थी कि यदि राज्य के द्वारा भूमि अधिग्रहित की जाती है, जमीन अधिग्रहित की जाती है सार्वजनिक कार्य के लिए, ठीक है, मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए, जो कि लोक कल्याण के लिए, यदि राज्य के द्वारा मतलब सरकार के द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यदि राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा किसी सार्वजनिक कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो उस स्थिति में हमारे पास मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया था हमारे मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में। ठीक है, ये बात बोल दी गई आर्टिकल 31 में कि यदि राज्य के द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते और उसको मौलिक अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। ये बात आर्टिकल 31 में बोली गई।
अब इसमें आर्टिकल 32 भी जोड़, ये जो है इसमें तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि आर्टिकल 31 के सेक्शन 2 जोड़ा गया इसमें। और इसमें कहा गया, इसमें ये कहा गया कि 9वीं अनुसूची जो कि इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय होंगे, जो भी कानून शामिल किए जाएंगे, वह न्यायिक पुनरावलोकन की सूची से बाहर होंगे। मतलब यह हुआ कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची में जोड़ दिए जाएंगे उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि उस स्थिति में आप जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यदि किसी भी विषय को राज्य के द्वारा, संसद के द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो उस स्थिति में आप जो है कोर्ट में चैलेंज उसको नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात बोली गई आर्टिकल 31 के सेक्शन 2 में। अब ये यहीं से विवाद स्टार्ट होता है। आर्टिकल 31 का जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाने की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो यहीं से स्टार्ट होती है। अब इसमें क्या हुआ देखिए, 1951 में ही एक कानून पास किया संसद ने, वो था जमींदारी उन्मूलन कानून, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। यह पास किया संसद ने 1951 में। अब इसमें तहत क्या था, देखिए जमींदारी व्यवस्था क्या थी। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे, जो कि अंग्रेज थे, उन्होंने यहाँ पर कर उगाही की 3 व्यवस्थाएं लागू की थी। एक जमींदारी व्यवस्था थी, एक महालवाड़ी व्यवस्था थी और एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, तो इन तीनों व्यवस्थाओं को कर उगाही के दृष्टिकोण से अपने सुविधापूर्वक अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था उसी में से एक थी। जमींदारी व्यवस्था क्या थी, जमींदारी व्यवस्था में जो कर उगाही की जिम्मेदारी थी वो जमींदारों को दे दी गई, मतलब कुछ ही लोगों को दे दी गई, और जो भूमि का मालिकाना हक था वो उन्हीं के पास दे दिया गया। बाकी जितने भी लोग थे जो कि खेतों में कार्य करने वाले थे, जो मजदूर वर्ग था, जो किसान वर्ग था, वो खेतीहर मजदूर बनकर रह गए। इस व्यवस्था में जो भूमि का मालिकाना हक था वो जमींदारों के पास था और अंग्रेजों को जो कर देने की जो जिम्मेदारी दी गई वो जमींदारों को ही दी गई। अब ये व्यवस्था भारत के बहुत बड़े क्षेत्रफल पर लागू की गई थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, 1951 में संसद ने जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए एक अधिनियम पास किया संसद से। उसमें यह कहा गया कि भारत में जमींदारी जो व्यवस्था लागू है उसका उन्मूलन किया जाएगा। मतलब राज्य के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिसके माध्यम से जो भूमि के एक बहुत बड़े भूभाग पर कुछ ही लोगों का आधिपत्य है उसको समाप्त किया जाएगा और उस भूमि का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जैसे कि हमने प्रियम्बल में देखा था, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी एक शब्द आया था समाजवाद की अवधारणा। तो समाजवाद क्या था, वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद था। हालांकि समाजवाद जो शब्द है वो बाद में 1976 में जोड़ा गया। लेकिन इसी के तहत डीपीएसपी में एक चीज़ है जो हमारा भाग 4 है, डीपीएसपी में आर्टिकल है आपका 38। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसे प्रयास करेगा, राज्य ऐसे कानून बनाने का प्रयास करेगा जिससे कि जो कि समाज का निम्नतम वर्ग है उसके हित में कुछ कानूनों की व्यवस्था की जाए। ठीक है, मतलब जो कि जीविका के साधन है उसको भी समान अवसर दिए जाएं। लोक कल्याण की दृष्टि से या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। ये बात कही गई है डीपीएसपी के आर्टिकल 38 के तहत। और इसी के चलते संसद ने 1951 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास किया संसद से। अब इसमें क्या हुआ, इसमें राज्यों को, जो कि स्टेट्स है, उनको बोला गया कि वह अपने राज्य में जनसंख्या और भूमि के अनुपात के हिसाब से ऐसे कानून पास करें जिससे कि जो जमीन का वितरण है वो समाज में एक समान रूप से किया जा सके। अब यहाँ से क्या हुआ कि इसी के चलते राज्यों ने अपने अपने विधानमंडलों से ऐसे कानून बनाने शुरू कर दिए जिससे कि जो जमींदार थे उनकी ज़मीनों को लेकर वो बाकी सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। अब इसी बात को लेकर विवाद हो गया। ठीक है, अब यहीं से विवाद होता है कि बहुत सारे केसेस आए सुप्रीम कोर्ट में, इसी से संबंधित बहुत सारे केस आए सुप्रीम कोर्ट में और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी इसमें ऊहापोह की स्थिति में रहा। ठीक है, बहुत सारे, ये जो भूमि है एक्चुअली में जो भूमि विषय है वो है आपका
राज्य सूची का विषय, जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें 3 अनुसूचियां हैं, 3 सूचियों के बारे में बताया गया है। एक तो केंद्र सूची है, संघ सूची इसको हम बोलते हैं, उस पर केंद्र के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। एक राज्य की सूची है जिस पर राज्यों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। तो राज्यों के द्वारा राज्य सूची के अंतर्गत ही भूमि सब्जेक्ट आता है, भूमि जो विषय आता है वो राज्य सूची में ही आता है। मतलब भूमि का अरेंज कैसे करना है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेकर जो कानून बनाए जाएंगे वो राज्यों के द्वारा बनाए जाएंगे, वो प्रांतों के द्वारा बनाए जाएंगे। अब इसी के चलते क्या हुआ कि राज्यों ने भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने शुरू कर दिए। अब इसमें यदि हम केस की बात करें, ठीक है, तो केस हम देखते हैं सबसे पहले इसमें 1951 में ही बिहार सरकार ने क्या किया कि वहाँ पर जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था से संबंधित एक कानून पास किया। और उसमें जो है जो जमींदारी वर्ग था उनकी ज़मीनों को लेकर बाकी जो समाज का ऐसा वर्ग जिनके पास जो भूमिहीन था, जिसके पास भूमि नहीं थी, कृषि योग्य भूमि नहीं थी, ठीक है, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। अब बिहार में एक उसी से संबंधित वहाँ पर जब ये कानून लागू किया गया तो जो वहाँ के बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थीं, वह इस बात को लेकर कोर्ट जाने लगे। क्यों? क्योंकि हमें आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार दिया गया था, ठीक है। अब इसी से संबंधित एक केस आया जो बिहार में हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य, ये केस आया था पर 1951 में। अब इस केस में क्या था, देखिए इस केस में यही था, जो शंकरी प्रसाद थे वो बिहार के एक जमींदार थे। जब बिहार सरकार ने ये कानून पास किया तो उनकी ज़मीन पर संकट आ गया। अब उसी बात को चैलेंज करने के लिए जो है वो आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत, क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, तो उस स्थिति में वो पटना हाई कोर्ट पहुंच गए। तो पटना हाई कोर्ट ने इस चीज़ को सुनो, पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि बिहार सरकार ने जो कानून बनाया है, जो कि भूमि से संबंधित कानून बनाया गया है, भूमि सुधार से संबंधित, वह अवैध है, ठीक है। अब यही इसी प्रकार से राज्यों ने, भारत के अलग अलग राज्यों ने इससे संबंधित कानून बनाने शुरू किए। बिहार राज्य ने बनाया। उसी प्रकार एक केस आता है इसमें आपका पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य ने भी उसी प्रकार से भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाया। तो 1953 में केस आया वहाँ पर, गोलकनाथ केस, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है ये, काफ़ी आप लोग सुनते भी होंगे इसके बारे में। गोलकनाथ केस ये जो था ये पंजाब राज्य के विरुद्ध था, ये आया था 1953 में। अब इसमें भी यही किया गया, जब पंजाब राज्य ने, पंजाब की जो सरकार थी उसने कानून बनाया जमींदारी उन्मूलन को करने के लिए, मतलब भूमि सुधार से संबंधित कानून वहाँ पर पास किया। तो गोलकनाथ जो थे वहाँ पर पंजाब के एक बड़े जमींदार थे जिनके पास जो है वो लगभग 500 एकड़ ज़मीन थी, ठीक है। लेकिन पंजाब राज्य ने जो कानून बनाया उसके तहत ये था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकतम 30 एकड़ ज़मीन ही रह सकती है, मतलब एक व्यक्ति के पास सिर्फ 30 एकड़ ज़मीन ही रह सकती है, बाकी ज़मीन राज्य के द्वारा अधिग्रहित कर ली जाएगी। अब वही चीज़ वहाँ पर पंजाब में हुई। जो गोलकनाथ फैमिली थी, गोलकनाथ फैमिली के पास जो 500 एकड़ ज़मीन थी उसमें से 30 एकड़ उनके पास बची, और जो 470 एकड़ भूमि थी वो राज्य के द्वारा उसको अधिग्रहित कर लिया गया, उसको जो है उस पर आधिपत्य कर लिया गया। अब इसी बात को लेकर गोलकनाथ भी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए आर्टिकल 32 के तहत। तो इस प्रकार बहुत सारे केस आते रहे और जो राज्यों के हाई कोर्ट थे इससे संबंधित अलग अलग निर्णय दिए। कुछ राज्यों ने बोला कि ये वैध है, कुछ राज्यों ने बोला ये अवैध है। तो ये विवाद जो है काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा है। आपका 60 के दशक के अंत में काफ़ी फेमस केस है केशवानंद भारती केस। यह इसके बारे में फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसका जिक्र जो है हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, प्रस्तावना में भी इसका हमने इससे संबंधित बातें की थी। देखिए केशवानंद भारती केस क्या था। केशवानंद भारती केस भी जो है भूमि सुधार से संबंधित ही था। इसमें क्या था, जब केरल राज्य ने भूमि सुधार से संबंधित कानून अपने विधानमंडल से पास किया तो वहाँ पर जो केशवानंद हैं, केशवानंद भारती जो हैं, वो एक हिंदू मठ के मठाधीश थे। मतलब उनका एक मठ था और उस मठ के जो अंतर्गत काफ़ी भूमि का क्षेत्र आता था।
लेकिन जब केरल राज्य ने भूमि सुधार से संबंधित कानून पास किया, जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था से संबंधित, तो उस स्थिति में जो केशवानंद भारती की जो भूमि थी, मठ की जो भूमि थी, उस पर संकट उत्पन्न हो गया। उसके लिए केशवानंद भारती जो है फिर आर्टिकल 32 को आधार बनाते हुए मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। चूंकि जो है 1973 में, अब ये सारे केस जो है 1951 से थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आते रहे। फाइनली क्या हुआ, केशवानंद भारती केस में सभी केसों को मिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच का गठन किया और उस बेंच में जो है 13 जजेस को शामिल किया गया। भारत के इतिहास में अभी तक सबसे बड़ी बेंच का गठन इसी केस में किया गया था, 13 जजेस की बेंच में। ठीक है, 13 जजेस की बेंच को एक केस सौंपा गया और इस केस में बहुत सारे मामलों से संबंधित, इन सभी विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। अब केशवानंद भारती केस में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट थी, वो क्या थी? केशवानंद भारती केस में एक चीज़ को और चैलेंज किया गया था। वो चैलेंज किया गया था आपका आर्टिकल 31 के सेक्शन 2 को, जिसमें ये बोला गया था कि 9वीं अनुसूची के विषयों को जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या विवाद था? देखिए, यहाँ पर विवाद ये था, जो केशवानंद भारती थे, केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट से यही कहा कि क्या राज्य के पास, मतलब क्या संसद के पास ये असीमित शक्ति है कि वह भारत के संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है? क्या संसद के पास, क्या राज्य के पास ये असीमित शक्ति है कि वो जो भारतीय संविधान है उसके किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है? और ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था। मतलब यहाँ पर ये खतरा उत्पन्न हो गया कि जैसे आर्टिकल 31 के सेक्शन 2 के आधार पर 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून शामिल होंगे उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यदि इन फ्यूचर संसद के द्वारा, राज्य के द्वारा 9वीं अनुसूची में और भी किसी कानून को शामिल कर लिया जाता है तो वह भी न्यायिक पुनरावलोकन की दृष्टिकोण से बाहर हो जाएगा। तो उस स्थिति में संसद के पास असीमित शक्ति हो जाती है। लेकिन लोकतंत्र की डेफिनेशन कहती है कि यदि किसी भी संस्था या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के पास असीमित शक्ति होती है तो वह लोकतंत्र नहीं होता, वह तानाशाही का एक स्वरूप होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, तो ये इस कानून के माध्यम से जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसको खतरा पहुंचने की संभावना ज़्यादा बढ़ गई। अब इसी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया। केशवानंद भारती केस में ही बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक्सप्लेन किया। हालांकि केशवानंद भारती जो थे वो केस को हार गए थे, लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े फैसले दिए, ऐतिहासिक फैसले दिए। तो मूल ढांचे का सिद्धांत भी उसी से संबंधित केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। उसमें क्या बोला गया कि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वह शक्ति जो संशोधन करने की शक्ति है आर्टिकल 368 के तहत वह असीमित नहीं है। मतलब यह हुआ कि यदि संसद के द्वारा किए जाने वाले किसी संशोधन से संविधान की जो मूल भावना है यदि उसको कहीं ठेस पहुंचती है, उसको कहीं आघात होता है, तो उस स्थिति में संसद के द्वारा किया गया संविधान संशोधन नगण्य होगा, शून्य होगा, उसका मान वहां पर शून्य हो जाएगा। अब यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी व्याख्याएं दी, मूल ढांचा का सिद्धांत क्या? मूल ढांचा का सिद्धांत यही था कि संसद संशोधन तो कर सकती है संविधान में, लेकिन वह असीमित आधार पर नहीं करेगी। यदि उसके संशोधन से संविधान की जो मूल आत्मा है, संविधान की जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है जिसको संविधान सभा ने निर्मित किया था, यदि उसको कहीं आघात पहुंचता है तो उस स्थिति में संसद के द्वारा किया गया संविधान संशोधन शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब यही विवाद काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। भूमि सुधार से संबंधित बहुत सारे कानून सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने आते रहे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इससे विधायिका भी काफ़ी परेशान हो गई। संसद के द्वारा भी ये कानून एक मतलब काफ़ी बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया उसके सामने। फाइनली जो है संसद ने, मतलब जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लागू हुई, इमरजेंसी के बाद में जनता पार्टी जो सत्ता में आई, तो उसने 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में। ये 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया, और 44वां संविधान संशोधन जो था वो 1976, मतलब जब यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और जो है भारत में आपातकाल लागू था, उस समय 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन जो था वो काफ़ी बड़ा संशोधन था,
उसमें संविधान के बहुत सारे भागों में बहुत बहुत बड़े परिवर्तन किए गए, बहुत बड़े संशोधन किए गए। मतलब एक तरीके से उसको जो है एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन है, जो कि आपातकाल के दौरान हमारे संसद के द्वारा किया गया, तो उसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक लघु संविधान भी बोला गया है। इतने सारे अमेंडमेंट जो है उस समय संसद के द्वारा किए गए। तो उसी का जो रिएक्शन था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 था। इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन में जो संशोधन किए गए थे उनको जो है यथास्थिति में लाया गया। मतलब जो वो संशोधन से पहले थे उनको उसी स्थिति में लाया गया। जो संपत्ति का एक मौलिक अधिकार था, जो कि काफ़ी लंबे समय तक विवाद की स्थिति में रहा और एक बहुत बड़े विवाद का कारण बना रहा विधायिका और न्यायपालिका के लिए। तो उसको विधायिका ने जो है मौलिक अधिकारों की सूची से ही हटा दिया और उसको जोड़ दिया गया भाग 12 में। जो भाग 12 है आपका, उसमें अनुच्छेद 300A एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया और इसके तहत जो है ये बोला गया, इसमें क्या बोला गया कि संपत्ति रखने का जो अधिकार होगा वो एक कानूनी अधिकार होगा। मतलब संसद के द्वारा कानून बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अब संपत्ति को जो है किस प्रकार अर्जित किया जा सकता है, या फिर संपत्ति का जो है विनिमयन, मतलब उसको खरीदना या फिर बेचना, वो किसके आधारों पर होगा। ये सभी चीज़ें जो हैं संसद के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा बताई जाएंगी। वो एक अब फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब मौलिक संपत्ति के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार था उसको हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाएगा। इसके पीछे का जो विवाद है वो आपका 1951 से स्टार्ट होता है। ठीक है। उस समय जमींदारी उन्मूलन से संबंधित एक अधिनियम पास किया, जिसके तहत राज्यों के द्वारा इस प्रकार के कानून बनाए गए, जिससे कि जमींदारों की जो ज़मीनें थी उन पर खतरा उत्पन्न हो गया। और यही बहुत सारे केस, ये प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। फाइनली जो है संसद ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से ही हटा दिया। ठीक है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने इस विषय पर चर्चा की। हालांकि विषय तो काफ़ी लंबा है, इस पर काफ़ी लंबी क्लास की जा सकती है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज़ों पर टू द पॉइंट बातें की जाएँ। इधर उधर की ज़्यादा चीज़ों तो हम ना उलझें, तो हमारी जो एनर्जी है वो सही दिशा में बनी रहती है। ठीक है दोस्तों। तो इस क्लास से संबंधित जो भी जानकारी मिली आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।